ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये कह रहा है कि अ स्मॉल मिरर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय मासलेस थ्रेड of length L, then the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of the laser of energy E falls normally on the mirror, है ना। यानी कि ये क्या कह रहा है, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर दिया हुआ है, ये इस तरीके से एक मिरर दे दिया गया है और ये यहाँ पर L लेंथ की थ्रेड से लगाया गया है। ठीक है, इस पर जो लाइट है वो गिर रही है कंटिन्यूसली, लेज़र जो है उस पर गिर रही है, जिसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, ई एनर्जी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमें पता है कि जो लेज़र है यानी कि जो रेडिएशन है जब भी किसी सरफेस पे गिरती है तो उस पर वो एक प्रेशर जनरेट करती है। तो अब यहाँ पर जो मिरर है वो मिरर क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर जो लेज़र आएगी तो जब वो मिरर को हिट करेगी तो मिरर को हिट करने की वजह से मिरर के पास मोमेंटम आ जाएगा और मिरर के पास मोमेंटम आने की वजह से वो थोड़ा ऊपर की तरफ चलेगा और एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास मोमेंटम आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एक लिमिटेड जगह तक ये जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये इस जगह तक हाइट तक चला गया है। ठीक है, ये बहुत छोटी जाएगी बट मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और ये हाइट जो है कितनी है, सपोज़ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हम मान के चलते हैं h यहाँ पर हो गई है बच्चों। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो गया है, थीटा एंगल हो गया। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि जो मिरर है इस मिरर के पास जो मोमेंटम जो इम्पल्स होगा उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो प्रोसेस समझ में आती है सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो जो लेज़र है, तो लेज़र एक्चुअली रेडिएशन है फोटोन से मिलकर। तो लेज़र जो यानी कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, है ना। तो मोमेंटम अगर मैं लिखूँगा, मोमेंटम ऑफ लेज़र जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर E डिवाइडेड बाई C बच्चों। ठीक है, क्या रहने वाला है, E डिवाइडेड बाई C। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, डेल्टा P इसे हम लिख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है बच्चों, डेल्टा P इक्वल्स टू, देखो तो रिफ्लेक्ट होकर ये वापस रिटर्न हो रही है, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से वापस रिटर्न हो सकती है। क्यों, क्योंकि मिरर है तो इसीलिए फाइनल जो मोमेंटम होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा आने वाले की और वैल्यू सेम रहने वाली है नॉर्मली। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2E/c से। ठीक है, अब जो ये मोमेंटम में चेंज आया है वही मोमेंटम में चेंज मिरर को मिलने वाले इम्पल्स के इक्वल होगा। तो अगर हम मिरर के इम्पल्स की बात करें तो मिरर इनिशियली टकराने से जब लेज़र गिरी थी उससे पहले रेस्ट पर था, तो उसके जस्ट बाद उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। तो इम्पल्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मिरर का इम्पल्स, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 2E/c के। अब यहाँ अगर हम देखते तो मिरर का इम्पल्स m इंटू वी हम लिख देंगे और ये 2E/c हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो वेलोसिटी बनने वाली है बच्चों वो हो जाएगी 2E/ यहाँ पर mc के इक्वलेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जो मिरर की वेलोसिटी है वो ये आ गई। अब यहाँ पर हम इसके बाद लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी आएगी जस्ट बाद में वो v वेलोसिटी आ गई है और यहाँ पर ये सारी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। अब कितनी हाइट तक चला गया, अब अगर आप देखोगे तो ये L है और ये यहाँ पर हो जाएगा L cos थीटा। तो ये वाली जो हाइट बचेगी ये बचेगी L माइनस L cos थीटा। यहाँ से लेकर जहाँ तक L है ये होगी L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा होने वाला है, L माइनस L cos थीटा होने वाला है, L माइनस L cos थीटा ये रहने वाला है। अब यहाँ पर इससे तो ये मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास बचेगा v²/2 इक्वल्स टू GL और 1 माइनस cos थीटा।
अब 1 माइनस कॉस थीटा जो है, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर हाफ एंगल की फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। हाफ एंगल की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों, ये हाफ एंगल की फॉर्म में। देखिए इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई ये 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे पास जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी सिचुएशन के हिसाब से जब मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या बनने वाली है, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी एल इंटू 1 माइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर सवाल में पहले से ही बोला गया है कि थीटा की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल है। थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको अगर मैं लिखूँगा तो ये बनेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2g एल, और ये बनेगा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा बाई 2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से ये 2 इसके एक स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। वी स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करूँगा, देन इट विल बी 4 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4g थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इस 4 से तो ये 4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है थीटा की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू को मैच करेंगे तो थीटा हमारे पास बच्चों क्या बनने वाला है, ये बनेगा 2e डिवाइडेड बाई एम सी अंडर रूट जी एल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का। ठीक है, तो इससे हमारा 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है, कंसिडरिंग द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम +2 एंड हीलियम प्लस। तो लिथियम +2 और हीलियम प्लस की जो रेडियस है उसका रेशो हमें 5th ऑर्बिट का निकालना है। अब यहाँ पर जो है एटॉमिक का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि जो रेडियस होती है ना बच्चों वो क्या होती है, R0 में बोहर रेडियस लेके चल रहा हूँ, और ये होती है n² डिवाइडेड बाई z। क्या होती है बच्चों, n² डिवाइडेड बाई ये z यहाँ रहने वाली है। तो 5th ऑर्बिट है ये 5th ऑर्बिट, तो 5th ऑर्बिट तो n तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो क्या अलग रहने वाला है, यहाँ पर अलग रहने वाला है z। इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z है। तो हम जब हीलियम और लिथियम, तो यहाँ पर Li+2 और रेडियस ऑफ हीलियम +2 के लिए +1 के लिए देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनने वाला है इन्वर्स रिलेशन होने वाला है। तो लिथियम के लिए जो रहने वाली है वैल्यू यहाँ पर ये कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली है, और हीलियम के लिए कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। इतनी बात क्लियर होती है। तो हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 3 होता है, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो लिथियम के लिए इधर हो गया और हीलियम के लिए ऊपर हो गया, तो 2/3। तो ये 4th हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एटॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, करंट पासिंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर बोला गया है वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज IT 0.02t + 0.01 एम्पियर। The charge that will flow through the wire from 1 second to 2 सेकेंड। तो हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई dq/dt जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, I होता है। तो चार्ज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, I और dt हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करते हुए। तो जो डेल्टा Q आएगा यहाँ पर, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों,
2t प्लस 0.01 इंटीग्रेट करेंगे अब हम इसको dt से और 1 से लेकर 2 तक। तो डेल्टा क्यू जो होगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0.02 टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0.01 इंटू टी। लिमिट लगा देंगे हम 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक की लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ये बनेगा 0.01। अच्छा देखो यहाँ पे भी 0.01 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.01 हो गया है। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा सिर्फ t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस t और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक की। तो डेल्टा क्यू जो बनने वाला है वो हो गया 0.01। इसके बाद टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जो है वो है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 4 प्लस, सॉरी मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 2 लिमिट रखेंगे अपन, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है। अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 4 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी होने वाली है 1 प्लस 1, ठीक है, ये 1 प्लस 1 तो 0.01 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होने वाला है 0.04। यहाँ पर कूलम ये वैल्यू निकल कर आएगी फाइनली। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर मैच करें तो क्या बनने वाला है, सेकंड नंबर का ये आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इतनी बात समझ में आती है। अगला सवाल जो है वो हमारा वेक्टर से रिलेटेड है, मतलब टॉर्क और इनसे रिलेटेड है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो टॉर्क जो होता है आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो फोर्स अगर उसे रोटेट करवाने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज़ टॉर्क। तो उसको अलग अलग एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले बात करें तो देखिए जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क एक्चुअली यहाँ पर एक तो हो सकता है इस फॉर्म में, टॉर्क जो हो सकता है एक तो हम फोर्स के थ्रू जब हम निकालते हैं तो उसे हम लिख देते हैं R क्रॉस F, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि अगर हम L लिखते हैं तो L को क्या लिख सकते हैं हम R क्रॉस P, R क्रॉस P लिख दिया। उसके बाद एक और इच्छा टॉर्क ये भी हो सकता है। अब जब आप इसको लिखोगे dl बाई dt ऐसे लिखते हो तो ये भी टॉर्क के इक्वल हो जाता है। तो इसको यहाँ जब हम लिखते हैं तो उस हिसाब से क्या बन सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R क्रॉस P। अब तुम चाहो तो R को बाहर निकाल लो क्रॉस P, क्योंकि P का ही डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, P वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ R क्रॉस dp बाई dt, ठीक है। अच्छा, और एक और टर्म जो रहती है टॉर्क के रेस्पेक्ट में, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आई अल्फ़ा भी हम लिख सकते हैं, है ना, ये डायरेक्शन और ये ये डायरेक्शन लेके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करें तो पहला हमारे लिए जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है, यानी कि बी सी डी ई करेक्ट है। तो बी सी डी ई करेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें से जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए अगला सवाल जो है वो हमारे पास दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट से। एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन से अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि है I इक्वल्स टू 100√2 sin पाई 100 पाई टी एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रिक्वेंसी हमें बतानी है। तो जो ये इक्वेशन होती है ये इसके सामने जो ये लिखा हुआ होता है ये इसकी पीक वैल्यू है बच्चों, और इसके अंदर जो टी के साथ जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है वो ओमेगा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको IRMS के बारे में बताऊँ तो IRMS हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। IRMS जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही है ये। तो IRMS के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये यहाँ पर I0
डिवाइडेड बाई √2 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IRMS के लिए जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 100√2 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 100 एम्पियर यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो करंट है वो तो RMS में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ओमेगा जो होगा वो होगा 2πf। क्या होगा, 2πf ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पर क्या होगा, 100 पाई हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना बनने वाला है, 100 पाई इक्वल्स टू 2πf। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो f की जो वैल्यू आती है वो कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज हो गई। कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब IRMS की वैल्यू तो होनी चाहिए 100 एम्पियर और फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगला सवाल 31 नंबर का दिया हुआ यंग मॉड्यूलस से है ना। यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स से सवाल दिया गया है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी यंग मॉड्यूलस नहीं है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। द स्लिट्स आर separated by the 2 mm if the slit separated is separation is increased to 0.4 mm, यानी कि डबल कर दिया गया है। तो परसेंटेज चेंज ऑफ फ्रिंज, तो यहाँ पर देखिए बेसिक सा सवाल है। फ्रिंज जो होती है विड्थ वो लैम्डा d डिवाइडेड बाई d है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम यहाँ पर जो है उनके बीच का जो विड्थ है यहाँ पर, इफ़ द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज टू 0.4 है ना, इसका मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर b2 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल्स टू d1 डिवाइडेड बाई d2, b2 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल्स टू हो जाएगा d1 डिवाइडेड बाई d2। तो b2 डिवाइडेड बाई b1, अब ये यहाँ पर हमारे पास, तो अगर हम b2 पता लगा लेते हैं तो अपने पास परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, तो b2 यहाँ पर, अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर b2 डिवाइडेड बाई b1 माइनस 1 और d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई d2, क्योंकि तो यहाँ पर ये बन जाएगा b2 माइनस b1 बीटा 1 और बीटा 1। तो अब ये देखो d1 जो होगा यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, 0.2 mm है। उसके बाद ये 0.4 mm है और ये डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 0.4 mm। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास डेल्टा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा इंटू 100 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100, देन इट विल बी 50%, 1/2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होके, तो 50%, यानी कि 50% यहाँ पर चेंज आ जाएगा। उसने सिर्फ चेंज पूछा है, हालांकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, बट हमें तो यहाँ पर चेंज के बारे में पूछा गया है, तो आप माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 50% चेंज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो दिया हुआ है वो दिया है कि इफ L एंड P रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम्स रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास m हैविंग द पोजीशन। अब ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये एक अच्छी इक्वेशन है देखने में, है ना, और समझने के लिए बढ़िया। अगर आपको समझ में आती है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। क्यों है ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल है ना किसी पोजीशन पर है और उसकी लोकेशन अगर हमें दिखानी है, ये एंगल यहाँ पर मान लीजिए थीटा है और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी, ये आर रेडियस हो जाएगी, और इससे अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा
और ये हो जाएगा आर साइन थीटा और कॉस थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। अब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है तो जो वेलोसिटी है तो p जो क्या है मोमेंटम है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मोमेंटम रहने वाला है। अब p की डायरेक्शन में और ओमेगा की डायरेक्शन में l रहने वाला है, तो ओमेगा कहाँ होता है, इस तरह से रह रहा होता है। तो जो ओमेगा की p की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, जो l की जो डायरेक्शन है, तो वो l की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, r क्रॉस p, ठीक है ना, r क्रॉस p की हिसाब से l के, तो l जो होगा हमारे लिए ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये l की डायरेक्शन ऐसे हो गई, p की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है बच्चों। तो l की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे करके आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें ये बताना है कि जो फोर्स लग रहा है, तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, तो इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम में देखते हैं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा होता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ लगता है बच्चों, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, तो अगर आप चेक करोगे तो सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली आर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, आर वेक्टर जो है वो पॉइंट से सेंटर से बाहर की तरफ होता है कोऑर्डिनेट को दिखाते हुए। तो आर वेक्टर तो इधर की साइड में होगा, ऐसे, ये है आर वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, और ये AC वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अपन ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ LP, LP की डायरेक्शन क्या है, L तो ऊपर की तरफ है, तो L क्रॉस, ये L दिया हुआ है, L क्रॉस P देखोगे तो इनवर्ड आ रहा है, तो L क्रॉस P की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है, और बट यहाँ पर इन्होंने अपोजिट लिख दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये सिर्फ ऐसे लिख देता इन द डायरेक्शन ऑफ LP तो ये आंसर सही होता, बट इसने क्या जोड़ दिया, अपोजिट, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता सिर्फ एक डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि L क्रॉस P की डायरेक्शन में आ रहा है, बट वो आगे अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 3rd नंबर का होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यहाँ पर बोला गया बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग विद टेंशन T1 एंड T2 साइमल्टेनियसली। T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय T1 अंडर रूट 3T2 द एंगल्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे कई सवाल आपने किए होंगे। इन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा है, इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक θ1 एंगल दिया हुआ है एंड एक θ2 एंगल दिया हुआ, इस तरीके से ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो T1 इधर है T1 और इधर है T2, ठीक है। तो T1 और T2, तो इसके बाद अब इसने क्या बोला है कि एक मास यहाँ पर इससे लगाया है, हमने एक मास लगाया, इसका मतलब नीचे की तरह एक mg आ गया होगा, सीधे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर आप इसको कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा θ1 और ये यहाँ पर हो जाएगा θ2, ठीक है। तो एक कंपोनेंट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो T1 का जो एक कंपोनेंट है बच्चों वो किधर होगा, इधर होगा, T1 cos θ1, और एक ऊपर वाली डायरेक्शन में हो जाएगा T1 sin θ1। इसके बाद एक इधर वाली डायरेक्शन में हो जाएगा T2 cos θ2, और एक इधर वाली डायरेक्शन में हो जाएगा T2 sin θ2, ठीक है। अब बस यही अपन को दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को लिख के जीरो करना है और वर्टिकल फोर्स को लिखकर जीरो करना है। कर देते हैं तो फिर तुरंत। तो यहाँ पर क्या कहने हैं, T1 cos θ1 इक्वल्स टू होने वाला है T2 cos θ2। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो इस हिसाब से एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg इक्वल्स टू T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2।
और अब यहाँ एक इक्वेशन, अच्छा इसको एक और चेहरे से, अब ये T1 किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसको अपन एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पहले लिख ही लेते हैं ताकि वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन और बन जाए। तो T1 इक्वल टू क्या दिया है, √3T2 और ये cos θ1 यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ है ना, θ1 एंड θ2 विद दी हॉरिजॉन्टल ऑफ सेलिंग। ठीक, तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है cos θ2, इसको इससे उड़ा दो तो ये यहाँ पर हमारे पास √3 cos θ1 इक्वल्स टू cos θ2 ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें एक और इक्वेशन ड्रॉ करनी है यहाँ पर, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दे देता हूँ। अब हमें एक और इक्वेशन जो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है होगी हमारे पास T1 तो T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल्स टू mg। अब सिंपली सिचुएशन ये है कि T1 की जो वैल्यू है वो अगेन हम T2 की टर्म्स में लिख देंगे, तो यहाँ पर जो T2 √3T2 ये हो जाएगा sin θ1, इसके बाद प्लस sin θ2 इक्वल्स टू mg। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये जो है इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई है कि θ1। अब यहाँ पर बॉडी का जो मास है वो इस तरीके से दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सीलिंग में T1 और ये T2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इन ऑप्शन के साथ आप मैच करके देखो कि कौन कौन सा θ1 θ2। अब देखो θ1 और θ2 की जो वैल्यूज़ दी हुई है ना वो आपको गिवन है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, इस तरीके से वैल्यू आप अगर आप रखोगे तो आपको जो यहाँ पर T2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें आप हम पुट करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए पहली इक्वेशन में मैं यहाँ पुट करता हूँ तो θ1 अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लेता हूँ, है ना, आपको चेक करना पड़ेगा, तो θ1 में कितना लेके चलता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये बनेगा, इसके पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो √3 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 डिग्री और ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ √3 तो 3/2 cos 30 जो होगा वो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में। अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो cos 30 ये बन जाएगा √3 और √3/2। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये केस तो नहीं हो पाएगा, यानी कि θ1 की वैल्यू 30 नहीं रखनी है, हमें θ1 की वैल्यू 60 डिग्री रख के चेक करते हैं। तो θ1 की वैल्यू 60 डिग्री रख लेते हैं, तो 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 इक्वल्स टू यहाँ पर तो cos θ2 चेक करते हैं तो √3 इंटू 1/2, हाँ ये मैच हो रही है। देखो तो cos θ2 जो है यहाँ पर उस हिसाब से θ2 कितना आ रहा है 30 डिग्री, यानी कि θ1 की वैल्यू 60 डिग्री रखनी है और θ2 की वैल्यू 30 डिग्री रखनी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे साथ सेट बैठेगा। तो अब मैं इसको इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट करके देखें, अगर हम इस सिचुएशन में इस जगह पर देखो, इस जगह पर तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ उसको, यहाँ पर √3 तो ये sin θ1, अब दोनों ही sin थीटा साइन की वैल्यूज़ है, तो अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो √3/2 बनेगा। ठीक है, और 30 डिग्री लिखोगे तो 1/2 बनेगा। ठीक है, उसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो इसको इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रख के देखनी ही पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर एन इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन 1/2 प्रोड्यूसेस। ठीक है,
अब ये यहाँ बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और मैग्निफिकेशन 1/2 है। टू ऑब्टेन एन इमेज विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। तो ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर मूव कराना पड़ेगा। तो देखो ये जो मैग्निफिकेशन है ना ये 1/2 आ रही है, प्लस की 1/2 आ रही है। मैग्निफिकेशन अगर प्लस का 1/2 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर अब हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अगर अपन देखें मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है m इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई f माइनस u। ठीक है, ये मिरर जो होते हैं उनके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। v के टर्म्स में भी होता है बट हमें तो किसकी फॉर्म में चाहिए, u की फॉर्म में चाहिए। तो m अगर 1/2 है तो f की वैल्यू यहाँ हमें पता लग जानी चाहिए f माइनस प्लस माइनस यहाँ पर, तो ये माइनस और ये माइनस का कितना हो जाएगा 40। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा f डिवाइडेड बाई f प्लस 40, f डिवाइडेड बाई f प्लस 40 ये यहाँ पर आएगा। अब f प्लस 40 2f, तो यहाँ पर 40 जो होगा वो कितना हो जाएगा f के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो f की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी निकल कर आ चुकी है 40 निकल कर f की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। f की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है बच्चों 40 निकल कर। अब अपन इससे क्या बोला गया कि मैग्निफिकेशन अगर 1/3 करना है तो कितना ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ेगा। तो पहले मैग्निफिकेशन इस के लिए हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/3 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 40 माइनस u। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि हम साइन के साथ रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के u। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 40 प्लस u इक्वल्स टू 120 एंड u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80, यानी कि जो नेक्स्ट डिस्टेंस हो सकती है वो कितनी हो सकती है 80। पहले कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कितना मूव करवाना पड़ेगा, यानी कि जो भी लेंस होगा वो मिरर जो भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको, उस मिरर जो मिरर दिया हुआ है पोल से, तो पहले वाली ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये पोल में मान के चल रहा हूँ, तो पहले वाली ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये दी हुई है। पहले वाला तो 40 सेंटीमीटर पे था, ठीक है, अब वाला कितने पर आ रहा है 80 पर आ रहा है। इसका मतलब दोनों को कितना मूव करवाया, जो ऑब्जेक्ट उसको कितना मूव करवाया गया होगा 40 सेंटीमीटर मूव करवाया गया होगा। इस तरफ मिरर है ये यहाँ पर, तो कितना मूव करवाया है 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच हो रहा है, वो हम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। टू इनफाइनाइट आइडियल आइडेंटिकल चार्ज शीट एंड चार्ज स्फीयर बॉडी ऑफ द चार्ज डेंसिटी रो आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। ये दो तो इनफाइनाइट शीट्स आपको दी हुई है, इनफाइनाइट शीट दी हुई है, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो एक चीज़ हमें यहाँ समझ लेनी है कि शीट की वजह से ए और बी पर कोई फील्ड नहीं आने वाला है। शीट की वजह से ए और बी पर कोई फील्ड नहीं है, मतलब जो भी फील्ड होगा वो बराबर होने वाला है। सिंपल सी बात है, ए और बी पर शीट की वजह से जो फील्ड होगा वो इक्वल आएगा। जैसे इसकी वजह से जो आएगा वो इधर वाली डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इधर वाली डायरेक्शन में, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह, तो इसकी इस वाली शीट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया, इस वाली शीट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया। सिमिलरली इसमें भी सिग्मा अपॉन 2। तो इस तरह से शीट, दोनों शीट्स की वजह से ए और बी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से आया है, यहाँ पर इस स्फीयर की वजह से। अब जो स्फीयर के ज़्यादा पास वाला पॉइंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जो दूर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ए पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद तो इसका मतलब ए और बी में से तो ये वाला ऑप्शन हमें सेट सही लग रहा है, लेकिन इसका सी और डी वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो सी और डी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
बाहर की साइड, तो शीट की, इस शीट की वजह से किधर होने वाला है, इधर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, उसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये ऐसे हो गया। इधर भी इसकी वजह से होगा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों की वजह से कंबाइन। और इस स्फीयर की वजह से आप देखोगे तो एक इधर आने वाला है और एक इधर आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सी और डी पर बी के बीच में इलेक्ट्रिक पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है बच्चों इसमें, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, और हमें बताना है कि इसको रियलाइज़ करने के लिए, बनाने के लिए हमें कितने गेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है y बराबर a b बार b c प्लस। अब यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो एंड गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तीन चीज़ें मल्टीप्लाइड में हैं, और तीन जो एक्सप्रेशन दिया है इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, बट जो दिया है पहले उसके हिसाब से देख लें। तो a b c, तो एक तो यहाँ पर तीन चीज़ों को बार किया गया है, यानी कि तीन नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी बेसिक सी, और एक एंड गेट, दो एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक एंड गेट तो 3 इनपुट वाला होना चाहिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो एक ऑप्शन तो बनता है कि भाई 3 इनपुट एंड गेट होना चाहिए, उसके बाद 2 इनपुट एंड गेट होना चाहिए, एक तो 3 इनपुट एंड गेट होना चाहिए, एक 2 इनपुट एंड गेट होना चाहिए, उसके बाद 3 इनपुट एंड गेट और 2 इनपुट एंड गेट हो गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है तो एक और गेट भी आएगा, है ना, 2 इनपुट और गेट भी होना चाहिए, और उसके बाद 3 नॉट गेट भी होने चाहिए। तो एक ऑप्शन तो देखो ये ऐसा बन सकता है। उसके बाद अगर इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ऐसे कुछ करके भी लिख सकता हूं मैं, a बार b c प्लस a प्लस c का होल बार, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब मेरे को यहाँ एक एंड गेट की 3 इनपुट, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया नोर गेट, ये क्या बन गया, नोर गेट। तो एक तो मुझे यहाँ पर चाहिए 3 इनपुट एंड गेट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नोर गेट चाहिए। तो एक तो नोर गेट हो जाएगा, 1 नोर हो जाएगा, 1 नोर हो गया, नोर इन दोनों का कर देंगे। उसके बाद एक नॉट गेट भी चाहिए, ठीक है, और एक और गेट चाहिए, 2 इनपुट और गेट चाहिए, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो इन दोनों a और c का नोर कर देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, a और c, a प्लस सी करेंगे के नोट करेंगे तो नोर आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर a और c, a b c को, यहाँ पर b को नोट करके a b c की 3 इनपुट में डाल देंगे तो भी काम हो जाएगा अपने पास। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ हमें नोर, तो ये एक हमारा इस तरीके से भी काम हो सकता है। अब ऑप्शन एक बार चेक करके देख लेते हैं पहले कि जैसे 1 3 जो पहला ऑप्शन दिया है उसने बोला है कि 1 3 इनपुट एंड गेट, बिल्कुल ठीक है। 3 नॉट गेट, 3 नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। 1 2 इनपुट, तो 1 2 इनपुट हमारे पास है, और उसके बाद 1 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट, हाँ एक तो 1 2 इनपुट एंड गेट, तो ये हमारे पास, यानी कि ए हमारे लिए करेक्ट यहाँ पर दिया है। बी ऑप्शन में देखें तो 3 इनपुट एंड गेट की ज़रूरत है हमें, 1 नॉर की ज़रूरत है, 1 2 इनपुट नॉर, एक नॉट गेट की ज़रूरत है, एक 2 इनपुट नॉर की ज़रूरत पड़ रही है हमें, उसके बाद 1 2 इनपुट और गेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी हमारे पास सेट हो सकता है। अब बात आती है 3 इनपुट और गेट। अब 3 इनपुट और गेट कैसे बन रहा होगा, इसको एक और तरीके से रियलाइज़ किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी प्लस सी बार का बार, होल बार, प्लस, अब यहाँ पर ए और सी के ऊपर बार है तो आप इसको ए बार और सी बार ही रखो, या तो ऐसे कर दो कि ए बार डॉट सी बार, या तो ऐसे बनेगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली कि ए बार, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस, सॉरी बी के ऊपर बार नहीं है,
तो ये हो जाएगा B प्लस C बार और प्लस A प्लस C का होल बार, जो पहले से हमने लिया हुआ। तो इस सिचुएशन में हमें एक 3 इनपुट और गेट की जरूरत है। तो 3 इनपुट और गेट इसने बोला, जो मैं एक ही ऑप्शन बचा था उसके अकॉर्डिंग ही चेक करता हूँ। तो एक तो मुझे 3 इनपुट और गेट की जरूरत है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 इनपुट और गेट की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे ए और सी का, इसके हिसाब से देखो तो मुझे ए और सी का और नोट करना है। तो एक तो 2 इनपुट, एक तो 2 नोट हो जाना चाहिए। नोट होने के बाद एक तो नोट और उसके बाद एक और, तो एक तो 3 नोट गेट हो जाने चाहिए। ठीक, 3 नोट गेट यहाँ पर बनने चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इन दोनों का हमने ये ले लिया, इसके बाद 3 नॉट गेट की ज़रूरत पड़ी और फिर उसके बाद एक और गेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 इनपुट और गेट की यहाँ पर ज़रूरत है। ये इस एक्सप्रेशन के लिए अगर दिया। अगर उसकी बात करें हम, अच्छा उसकी बात करें तो उसकी बात क्या हो जाएगी, वहाँ पर ये नॉर गेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये जो है ये नॉर गेट बन जाएगा। ये क्या, ये किससे बनाया जा सकता है, 2 इनपुट नॉर। ये तो किससे बनाया जा सकता है बच्चों, 2 इनपुट नोड से। इसकी अगर आप देखोगे तो ये भी 3 इनपुट नोड से भी बनाया जा सकता है। बट अगर अब इसके कॉम्बिनेशन खूब सारे हो जाएंगे तो अपन ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या इसने दिया कि वो वैसा सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो एक 3 इनपुट नॉर, 3 नॉट गेट, 3 नॉट गेट ठीक है, यहाँ से ये मैच कर रहा है। लेकिन 2 इनपुट एंड बोल रहा है, 2 इनपुट एंड से काम नहीं। अगर 2 इनपुट एंड की बात हो रही है तो 2 इनपुट एंड यहाँ पर फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद हमें और भी चाहिए, है ना। 2 इनपुट और की जरूरत है, नेंड की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शन इसके साथ हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये थे 36 तक के क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वीकेएम सर डिस्कस करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कंसीडर द साउंड वेव ट्रैवलिंग इन आइडियल गैस ऑफ हीलियम CH4 एंड CO2। ऑल द गैसेज हैव द सेम रेशियो P by rho, वेयर P इज द प्रेशर एंड rho इज द डेंसिटी। ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द गैसेज। बेटा देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना है कि इन गैसेज के अंदर आपको क्या पता होना है, स्पीड ऑफ द साउंड की वैल्यू निकालनी है। मतलब v की वैल्यू आपको इन तीनों केसेस के लिए निकालनी है। तो आपको पता है कि v इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा पी वाई रो करके होता है। ठीक है। अब यहाँ से ये बात पता है कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गामा के बराबर। ठीक है। अब मेरे को तीनों के लिए गामा की वैल्यू पता होनी है। तीनों के लिए गामा की वैल्यू पता होनी है, वो होती है v गामा ऑफ हीलियम। गामा ऑफ हीलियम के लिए मेरे को क्या मिल जाएगी, 5/3। दूसरी वाली टर्म मिल जाएगी मेरे को 4/3। गामा ऑफ दूसरी वाली टर्म क्या है मेरी, CH4। ठीक है। और गामा ऑफ अगली टर्म क्या है, CO2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 7/5 के बराबर। ठीक है। तो अभी इसमें रूट में डाल दूंगा इन सबको, तो मेरे को रेशियो क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 5/3, रूट ऑफ 4/3 और रूट ऑफ 7/5। ये मेरे किस ऑप्शन में, दैट विल बी योर आंसर। 7/5 नहीं, 5/3, 5/3 ये और ये, 4/3, 7/5। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना है, जो कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आप रिलेशन निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको अच्छे से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विद एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इट इज फिल्ड विद वाटर 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो बेटा, ये 1/5 से भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बचा हुआ कितना है, मान लो L लेंथ था, मान लो L लेंथ था पहले, L लेंथ था, बाद में क्या हो गया, L माइनस L/5। तो मेरे पास क्या हो गया, ये लेंथ आ गई 4L/5। क्या ये वाली बात क्लियर हुई। आगे देखो, आपको देखना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय। फ्रीक्वेंसी किससे चेंज हो जाएगी, आपको F इक्वल्स टू V/4L होता है,
तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, F इक्वस टू V/4L। ठीक है, अब पहले वाले के लिए लिखूं मैं तो F इक्वस टू V/4L करके ये पहली पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब दूसरे वाले के लिए लिख रहा हूं मैं अगर, तो F डैश लिख दूंगा, F डैश विल बी V/4 इंटू L डैश। ये वाली टर्म क्या है मेरे पास, इसको क्या कह देता हूं मैं, L डैश की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, V/4L इंटू 5। तो मेरे पास क्या आ गया, F डैश की वैल्यू निकल के आ गई 5B/16L। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? अब आपको पूछा क्या है उसने पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज, कितने % से वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, चेंज परसेंटेज इक्वस टू 5B/16L माइनस V/4L डिवाइड बाई B/4L इंटू ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 16L अगर एलसीएम ले लूँ तो ये हो गया 5B माइनस 4V डिवाइड बाई 16L इंटू 4L अपॉन V इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 5B और ये आ गया V। तो ये हो गया L से L गया, ये 4 हो गया, ये V से ये V चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 100/4 मतलब 25%। मेरा चेंज कितना हो जाएगा, 25% से। ठीक है, तो फंडामेंटल नोट कितना चेंज हो जाएगा, 25% से। यही आपसे पूछा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। टू लिक्विड्स A एंड B हैव थीटा A एंड थीटा V एज कॉन्टैक्ट एंगल इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ K इक्वल्स टू cos थीटा A अपॉन cos थीटा V, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें। पहले चारों स्टेटमेंट देखते हैं अपन। K इज नेगेटिव, देन लिक्विड A एंड लिक्विड V हैव कॉन्वेक्स। ठीक है, K इज 0, देन लिक्विड A हैज कॉन्वेक्स एंड लिक्विड V हैज, ठीक है, कॉनकेव। K इज नेगेटिव, देन लिक्विड A हैज कॉनकेव एंड लिक्विड V है कॉन्वेक्स। इसका तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। कैसे, देखो अपन को पता है अगर K नेगेटिव होता है तो पहला वाला क्या हो जाता है, कॉनकेव, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव। सो इसका तो ऑप्शन नंबर 3 आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर देखते हैं। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम ईच विथ चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर अटैच्ड टू टू एंड्स ऑफ वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड नियर द इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट with uniform charge density 100 microcoulomb per meter square, such that length of rod makes an angle of 30 degree with electric field generated by charge sheet, net torque acting on the rod is। देखो बेटा किस तरह से क्वेश्चन को दिया हुआ है। आपको क्या है, एक सीट दे रखी है ऐसे इनफाइनाइट करके, यहाँ पे उसने दे रखा है टू स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम each with charges -2 microcoulomb and 2 microcoulomb are attached to two end of very light rigid rod of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये इस तरह से एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दोनों कितने कितने ग्राम वो है, -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम और दूसरा है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है सर, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, टाउ इक्वस टू पी क्रॉस ई। यहाँ से मैं लिखूंगा टाउ इक्वस टू पी ई साइन थीटा। थीटा आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री। यहाँ से क्या लिख दूंगा, टाउ इक्वस टू क्यू इंटू डी इंटू ई इंटू
साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 0.2 इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू साइन 30, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो जो वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है मेरे को और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया टाउ इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.2 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू 1/2। यहाँ से अब मैं लिखूँगा इसको टाउ इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻12 ये कट जाएगा इससे और इससे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0.4 और ये 2 से मैं ये 2 काट देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा टाउ इक्वल्स टू 0.2 इंटू कौन सी टर्म बची 100, 0.2 इंटू 100 अपॉन 8.85, ठीक है। तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो कि मेरा ऑप्शन क्या है, ये आ जाएगा 2.25, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 2.25, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, आपको उसने क्या कह रखा है, 2 स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, ये रही -2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के, ठीक है, आर अटैच टू 2 एंड ऑफ वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ 20 सेंटीमीटर का है ये एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, इसकी वजह से इस पे जो ई होगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारी की सारी वैल्यू डालनी है, उसके बाद आपको फाइनल आंसर टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L1 एंड L2 विद नेग्लिजिबल स्ट्रिंग मास अंडरगो angular displacement θ1 and θ2 from their mean position respectively if the angular acceleration of both the pendulum are same। आपको क्या दे रखा है, angular acceleration की वैल्यू सेम दे रखी है, then which expression is correct। आपको θ1 L1 θ2 L2 इन सब में रिलेशन आपको निकालना है। देखो बेटा यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपॉन G होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से मेरे को ओमेगा मिल गया, ओमेगा इक्वल्स टू रूट G बाई L। अब मुझे एक चीज़ बोली है उसने कि अल्फ़ा दोनों का सेम है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 1 क्या हो गया मेरे पास रूट ऑफ जी बाई L1 का होल स्क्वायर इंटू थीटा 1, तो मेरे पास क्या आ गया अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये रूट हट गया तो मेरे पास आ गया जी थीटा 1 अपॉन L1। ऐसे की ऐसे ही मैं अल्फ़ा 2 लिखूँ, अल्फ़ा 2 क्या हो गया मेरा माइनस जी थीटा 2 बाय L2। अल्फ़ा 1 की वैल्यू मेरे को किसके बराबर दे रखी है, अल्फ़ा 2 के बराबर, तो जी थीटा 1 अपॉन L1 की वैल्यू जी थीटा 2 अपॉन L2 के बराबर हो गई, तो यहाँ से मेरा हो गया थीटा 1 L2 की वैल्यू थीटा 2 L1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देख लेते हैं, थीटा 1 L2 इक्वल्स टू थीटा 2 L1, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए था ओमेगा ये होता है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ओमेगा ये होता है अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है, ठीक है। चलो
इसको पढ़ते हैं अपन। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ठीक है। हैज डायमेंशन, उनकी डायमेंशन आपको ये दे रखी है, तो यहाँ से लिख देता हूँ फाई, ये पूरा रेशियो मुझे वेलोसिटी दे देगा, तो मेरा सीधे सीधे पता चल जाएगा कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन है उसको लिख लेता हूँ मैं, सो दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, m0 l t माइनस 1। अब इसके हिसाब से देख लेता हूँ, यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई 0, l की इसने पूछा क्या है q एंड r, द वैल्यू ऑफ q एंड r, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा l की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है मेरे पास, t की जो है 1 एंड माइनस 1, आपका 1 और माइनस 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 2। इसको पढ़ते हैं एक बार। द मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन एंड 1 atm आर 3 × 10⁻⁻7 मीटर एंड 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन v इक्वल्स टू f लैम्बडा, v इक्वल्स टू f लैम्बडा, f इक्वल्स टू v बाई लैम्बडा। इसमें सीधे सीधे वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, v की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 600 अपॉन 3 × 10⁻⁻7, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 200 × 10⁻7, तो ये दे देगा f इक्वल्स टू 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। इसको पहले दोनों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, और आपको अगर मान लो एक को भी गलत कर देते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज mgr। ये 1/2 mgr नहीं होता है, ये होता है mgr। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू, ए तो मेरा ट्रू है ही नहीं है। ए इज ट्रू, ए ट्रू नहीं है, मेरा ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट सही हो जाएगा यहाँ से। और बाकी ऑप्शन को पढ़ते हैं। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इन द लाइट ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0, परफेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फिर से वही, सबसे पहले ये ट्राई करो, कोई एक स्टेटमेंट को गलत करने का ट्राई करो। अगर वो गलत आपको दिख जाता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 टिक मार सकते हो, ठीक है। तो देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज, गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 टिक कर सकते हो। या फिर आगे और पढ़ लेते हैं। इंक्रीज in intensity of light increases the rate of photoelectrons emitted provided the frequency of incident light is greater than the threshold frequency। आपका स्टेटमेंट जो मेरा जो है रीजन वो एकदम सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन को अपन। 2 slabs with square cross section of different material 1 and 2 with equal sides and thickness d1 and d2, ठीक है, such that d2 equals to 2d1। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पहले लिख लो, d2 equals to 2d1, ठीक है, and L is greater than d2, ठीक है। Considering lower edge of these slabs are fixed to the floor
we apply equal shearing force on the narrow face, the angle of deformation theta 2 equals to 2 theta 1. आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, थीटा 2 की वैल्यू 2 थीटा 1 के बराबर दे रखी है, ठीक है. इफ द shear moduli ऑफ मटेरियल, मतलब G ऑफ मटेरियल 1 इज, मतलब आपको क्या दे रखा है, G1 की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है. देन शेयर मॉड्यूल ऑफ मटेरियल सेकंड वाला मतलब G2 की वैल्यू हो गई आपके पास x इंटू 10⁻⁹. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू. तो आप कह सकते हो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/g इंटू डी के बराबर. अब मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा, G2 D2 डिवाइड बाई G1 D1. अब आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको डाल दो यहाँ पे. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 2 थीटा 1 के बराबर, ठीक है. G2 मुझे चाहिए, D2 क्या है मेरे पास, D2 की वैल्यू 2 D1 के बराबर दे रखी है, अपॉन G1 क्या है मेरे पास, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू D1. सारी की सारी चीज़ों को काट दो, यहाँ से आपके पास जो बचेगा 1/2 विल बी इक्वल्स टू, ये बच जाएगा मेरे पास, D1 से D1 चला जाएगा, इस 2 से ये 4 चला जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा G2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁹. तो मेरे पास जो बचेगा G2 की वैल्यू, G2 विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁹. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1. यहाँ पे क्या हो गया, 1. ठीक है, चलो. इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन. पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो. 4 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस, देखो बेटा C की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, C इक्वल्स टू 16 माइक्रोफैराड, ठीक है. आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. आपको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में C की वैल्यू निकालनी है, मतलब सीधे सीधे आप C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो इसके लिए. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, देखो बेटा, अगर यहाँ A है तो यहाँ पे भी A हो जाएगा, यहाँ A है तो ये भी A हो गया, ये B है तो ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये भी B हो गया, और ये वाला पॉइंट भी B हो गया. मतलब आपको ये दिख रहा है कि सारे के सारे कैपेसिटर A और B के बीच में ही है. तो इसका मतलब 2 पॉइंट रख के A और B के बीच में जो जो कैपेसिटर है सारों को लिख दो. तो देखो मैं ऐसा लिख दूं कि ये वाला पॉइंट कह दूं A और ये वाला पॉइंट कह दूं B. तो A और B के बीच में पहला ये, इसको काटा और यहाँ लिखा. दूसरा वाला ये, इसको काटा और यहाँ लिख दिया. तीसरा वाला ये लिख दिया. चौथा वाला ये C और C. आपको किस किस के बीच में पूछा है, A और B के बीच में. ये चारों की चारों पैरेलल में है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4C के बराबर. तो यहाँ से क्या कह दूंगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 इंटू 16, 64 माइक्रोफैराड आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही बेसिक, आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, चलो. क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार. कंसीडर वायर ABCDE, ठीक है. ईच आर्म 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर का है. इन लेंथ इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, V की वैल्यू क्या दे दी आपको, 1/√2, ठीक है. परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. व्हेन कंडक्टर इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, V की वैल्यू क्या दे दी बेटा आपको, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब ये हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड. मतलब मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, V इक्वल्स टू, इसको इधर लिखता हूँ, V इक्वल्स टू 1/√2
और v इक्वस टू क्या आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड ई। तो ईएमएफ होता है मेरा V, B और L। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ L की वैल्यू क्या है, 1 और 2। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये एंगल मिल जाएगा मेरे को, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 10 cos थीटा। तो ये आ गया 10 cos थीटा। तो ये वैल्यू हो गई 10 cos थीटा और ये भी 10 cos थीटा। तो यहाँ लिख दूंगा 20 cos 45, so this will be 20/√2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू डाल दूंगा यहाँ से। EMF इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10⁻⁻², 0.1 इंटू 1/√2 इंटू 20/√2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 2, 10, 1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 10 इंटू 10⁻⁻3, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफाइड बाय -1/3। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर यूज्ड इज x/4 सेंटीमीटर वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, मतलब सीधे सीधे आपको फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मैग्नीफाइड -1/3। तो यहाँ से लिख दूंगा मैं m इक्वस टू -1/3। तो v माइनस u की वैल्यू दे रखी है आपको 30। इसका मतलब क्या हो गया, u हो गया मेरे पास -45 और v हो गया मेरे पास -15। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1/f इक्वस टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वस टू 1/-45 प्लस -1/15। तो 1/f इज इक्वस टू 45 और ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं f इक्वस टू 45/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 45। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 45। ए सर्कुलर रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक तो क्या दे रखी है आपको सर्कुलर रिंग मतलब mr²। ठीक है, एंड सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। Having same radius, roll down on an inclined plane from rest without slipping. The ratio of their velocities when reaches at the bottom of the plane is। वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या है, आप एनर्जी कंजर्व कर दो। यहाँ से क्या लिख दोगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वस टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ये एक टर्म हो गई 0 प्लस mgh इज इक्वस टू हाफ mv², और ये वाली हो गई 1 प्लस k²/r²। ठीक है, यहाँ से मैं लिख दूंगा m से m काट दूंगा, तो ये हो गया v² इक्वस टू 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v इक्वस टू √2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b ऑफ रिंग अपॉन v ऑफ सॉलिड स्फीयर। दैट विल 2gh वाली टर्म चली जाएगी, तो ये मेरे पास आ गया रूट में 1 प्लस 2/5 अपॉन 1 प्लस 1। सो दैट विल बी 7/5 रूट में 7/5
हाँ, अपॉन ये हो गया 2 अपॉन रूट 2, तो ये टर्म हो जाएगी मेरे पास रूट 7/10। तो मेरे पास ये वाली टर्म हो जाएगी, x वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास 3.5/5। तो x वाली टर्म का आंसर आ जाएगा x = 3.5। ठीक है, ओके।